का हमारे चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानी मिस पॉल। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर। मिस पॉल। वह दूर से दिखाई देती आकृति मिस पॉल ही हो सकती थी। फिर भी विश्वास करने के लिए मैंने अपना चश्मा ठीक किया। निसंदेह वह मिस पॉल ही थी। यह तो खैर मुझे पता था कि उन दिनों कुल्लू में रहती हैं, पर इस तरह अचानक उनसे भेंट हो जाएगी यह नहीं सोचा था। और उसे सामने देखकर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वह स्थायी रूप से कुल्लू और मनाली के बीच उस छोटे से गांव में रही होंगी। वह दिल्ली से नौकरी छोड़कर आई थी, तो लोगों ने उनके बारे में क्या क्या नहीं सोचा था। बस रायसन के डाकखाने के पास पहुंचकर रुक गई। मिस पॉल डाकखाने के बाहर खड़ी पोस्टमास्टर से कुछ बात कर रही थी। हाथ में वह एक थैला लिए थी। बस के रुकने पर न जाने किस बात के लिए पोस्टमास्टर को धन्यवाद देती हुई वह बस की तरफ मुड़ी। तभी मैं उतरकर सामने पहुंच गया। एक आदमी के अचानक सामने आ जाने से मिस पॉल थोड़ा कचरा गई, मगर मुझे पहचानते ही उनका चेहरा खुशी और उत्साह से खिल गया। रणजीत, तुम? उसने कहा। तुम यहाँ कहाँ से आ टपके? मैं इस बस से मनाली जा रहा हूँ। मैंने कहा, अच्छा मनाली, तुम कब से आए हुए थे? 8-10 दिन हुए आया था, आज वापस जा रहा हूँ। आज ही जा रहे हो? मिस पॉल के चेहरे से आधा उत्साह गायब हो गया। देखो कितनी बुरी बात है कि 8-10 दिन से तुम यहाँ हो और मुझसे मिलने की तुमने कोशिश भी नहीं की। तुम्हें यह तो पता ही था कि मैं कुल्लू में ही हूँ। हाँ, यह तो पता था, पर यह नहीं पता था कि कुल्लू के किस हिस्से में हो। अब भी तुम अचानक ही दिखाई दे गई। नहीं, मुझे कहाँ से पता चलता है कि तुम इस जंगल को आबाद कर रही हो? सचमुच बहुत बुरी बात है, मिस पॉल उल्हाने के स्वर में बोली। तुम इतने दिनों से यहाँ रह रहे हो और मुझसे तुम्हारी भेंट आज हुई? आज जाने के वक्त? ड्राइवर ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने लगा। मिस पॉल ने कुछ चिढ़कर ड्राइवर की ओर तरफ देखा और एक साथ झड़कने और क्षमा मांगने स्वर में कहा, बस जी 1 मिनट, मैं भी इसी बस से कुल्लू चल रही हूँ। मुझे कुल्लू की एक सीट दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और मेरी तरफ मुड़कर बोली, तुम इस बस से कहाँ तक जा रहे हो? आज तो इस बस से जोगिंदर नगर जाऊँगा, वहाँ एक दिन रहकर कल सुबह आगे की बस पकड़ूँगा। ड्राइवर अब और ज़ोर से हॉर्न बजाने लगा। मिस पॉल ने एक बार क्रोध और बेबसी के साथ उसकी तरफ देखा और बस के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, अच्छा कुल्लू तक तो हम साथ ही हैं और बात कुल्लू पहुंचकर करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि तुम 2-4 दिन यहीं रुको, फिर चले जाना। बस में पहले ही बहुत भीड़ थी। 2-3 आदमी वहाँ से और चढ़ गए, जिससे अंदर खड़े होने की जगह भी नहीं मिल रही थी। मिस पॉल दरवाजे के अंदर जाने लगी तो कंडक्टर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। मैंने कंडक्टर से बहुतेरा कहा कि अंदर मेरी वाली जगह खाली है, मिस साहब वहाँ बैठ जाएंगी और मैं भीड़ में किसी तरह खड़ा होकर चला जाऊँगा। मगर कंडक्टर एक बार जिद पर अड़ा तो अड़ा ही रहा। सवारी वह नहीं ले सकता। मैं अभी उससे बात ही कर रहा था कि ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। मेरा सामान बस में था, इसलिए मैं दौड़कर चलती बस पर सवार हो गया। दरवाजे से अंदर जाते ही मैंने एक बार मुड़कर मिस पॉल की तरफ देखा। वह इस तरह हचकिचाई सी खड़ी थी जैसे कोई उनके हाथ से उसका सामान छीनकर भाग रहा हो और समझ में ना आ रहा हो कि अब क्या करना चाहिए। बस हल्के हल्के मोड़ काटती कुल्लू की तरफ बढ़ने लगी। मुझे अफसोस होने लगा, मिस पॉल को बस में जगह नहीं मिली तो मैंने क्यों ना अपना सामान वहाँ से उतरवा लिया। मेरा टिकट जोगिंदर नगर का था, पर यह ज़रूरी नहीं कि उस टिकट से जोगिंदर नगर तक ही जाऊँ। मगर मिस पॉल से भेंट कुछ ऐसे आकस्मिक ढंग से हुई थी और निश्चय करने के लिए समय इतना कम था कि मैं यह बात उस समय सोच भी ना सका। थोड़ा समय निकला और मिलता तो मैं ज़रूर कुछ देर के लिए वहाँ उतर जाता। उतने समय में तो मिस पॉल से कुशल समाचार भी पूछ सकता था। हालांकि मन में उसके संबंध में जानने की उत्सुकता थी। उसके दिल्ली छोड़ जाने के बाद लोग उसके बारे में जाने क्या क्या बात करते थे। किसी का ख्याल था कि उसने कुल्लू में एक रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से शादी कर ली है और मेजर ने अपने सेब के बगीचे उसके नाम कर दिए हैं। किसी की सूचना थी कि उसे वहाँ की सरकार की तरफ से वजीफ़ा मिल रहा है और वह करती वर्ती कुछ नहीं है, बस घूमती है और हवा खाती है। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका कहना था कि मिस पॉल का दिमाग ख़राब हो गया है और सरकार उसे इलाज के लिए अमृतसर के पागलखाने में भेज रही है।
मिस पॉल एक दिन अचानक अपनी लगी हुई 500 की नौकरी छोड़कर चली आई थी। उसने लोगों में उसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। जिन दिनों मिस पॉल ने त्यागपत्र दिया था, मैं दिल्ली में नहीं था, लंबी छुट्टी लेकर बाहर गया था। मिस पॉल के नौकरी छोड़ जाने के कारण मैं काफ़ी हद तक जानता था। वह सूचना विभाग में हम दोनों के साथ काम करती थी और राजेंद्र नगर में हमारे घर से 10-12 घर छोड़कर रहती थी। दिल्ली में भी उनका जीवन काफ़ी अकेला था, क्योंकि दफ्तर के ज़्यादातर लोगों से उनका मनमुटाव था और बाहर के लोगों से वह मिलती बहुत कम थी। दफ्तर का वातावरण उसके अपने अनुकूल नहीं लगता था। वह वहाँ एक एक दिन जैसे गिनकर काटती थी। उसे हर एक से शिकायत थी कि वह घटिया किस्म का आदमी है, जिसके साथ उसका बैठना नहीं था। ये लोग इतने ओछे और बेईमान हैं। वह कहा करती, इतनी छोटी और कमीनी बातें करते हैं कि मेरा इनके बीच काम करो हर वक्त गम घुटता है। जाने क्यों ये लोग इतनी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते हैं और अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करते हैं। मगर उस वातावरण में उसके दुखी रहने का मुख्य कारण दूसरा था, जिसे वह मुंह से स्वीकार नहीं करती थी। लोग इस बात को जानते थे, इसलिए जानबूझकर उसे छेड़ने लिए कुछ न कुछ कहते रहते थे। बुखारिया तो रोज़ ही उसके रूप रंग पर कोई न कोई टिप्पणी कर देता था। क्या बात है मिस पॉल, आज रंग बहुत निखर गया है। दूसरी तरफ वह जोरावर सिंह बात जोड़ देता, आज मिस पॉल पहले से स्लिम भी हो रही हैं। मिस पॉल इन संकेतों से बुरी तरह परेशान हो उठती। कई बार ऐसे मौके पर कमरे से उठकर चली जाती। उसकी पोशाक पर भी लोग तरह तरह की टिप्पणियाँ करते। वह शायद अपने मोटापे की क्षतिपूर्ति के लिए बाल छोटे कटवाती थी और बनाव श्रृंगार से चिढ़ होने पर भी रोज़ काफ़ी समय अपने मेकअप पर खर्च करती थी। मगर दफ्तर में दाखिल होते ही उसे किसी न किसी मुँह से ऐसी बात सुनने को मिल जाती, मिस पॉल, नई कमीज की डिज़ाइन बहुत अच्छा है, आज तो गजब ढा रही हो तुम। मिस पॉल को इस तरह की बातें दिल में चुभ जाती हैं। जितनी देर दफ्तर में रहती, उसका चेहरा गंभीर बना रहता। जब 5 बजते तो वह इस तरह अपनी मेज से उठती जैसे कोई सज़ा भोगने के बाद उसे छुट्टी मिली हो। दफ्तर से उठकर वह सीधी अपने घर चली जाती और अगले दिन सुबह दफ्तर के लिए निकलने तक वह यहीं रहती। दफ्तर के लोगों से तंग आ जाने की वजह से वह और लोगों से भी मेल जोल नहीं रखना चाहती थी। मेरा घर पास होने की वजह से, या शायद इसलिए कि दफ्तर के लोगों में मैं ही ऐसा था जिसने उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था, वह कभी कभी शाम को हमारे यहाँ चली आती थी। मैं अपनी बुआ के पास रहता था। मिस पॉल मेरी बुआ और उनकी लड़कियों से काफ़ी घुल मिल गई थी। कई बार घर के कामों में उनका हाथ बटा देती थी। किसी दिन हम उसके यहाँ चले जाते। वह घर में समय बिताने के लिए संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती थी। हम लोग पहुँचे तो उसके घर कमरे में सितार की आवाज़ आ रही होती, या वह रंग और कुचियों के लिए किसी तस्वीर में उलझी होती। मगर जब उन दोनों में से कोई भी काम न कर रही होती तो अपने तख्त पर बिछे मुलायम गद्दे पर 2 तकियों के बीच लेटी छत को ताक रही होती। उस गद्दे पर जो झीना रेशमी कपड़ा बिछा रहता था, उसे देखकर मुझे बहुत चिढ़ होती थी। मन करता था कि उसे खींचकर बाहर फेंक दूं। उस कमरे में सितार, तबला, रंग, कैनवास, तस्वीर, कपड़े तथा नहाने और चाय बनाने का सामान इस तरह उलझे बिखरे रहते थे कि बैठने के लिए कुर्सियों का उद्धार करना एक समस्या हो जाती थी। मुझे उसके झीने रेशमी कपड़े वाले तख्त पर बैठना पड़ जाता तो मन में बहुत परेशानी होती। मन करता कि जितनी जल्दी हो सके उठ जाऊं। मिस पॉल अपने कमरे के चारों तरफ खोज कर कहाँ से एक चायदानी और 3-4 टूटी प्यालियाँ निकाल लेती। हम लोगों को फर्स्ट क्लास बोहेमियन कॉफ़ी पिलाने की तैयारी करने लगती। कभी वह लोगों को अपनी बनाई तस्वीरें दिखाती और हम तीनों में मेरी 2 बहनें अपना ज्ञान छिपाने के लिए उसकी प्रशंसा कर देते। मगर कई बार वह हमसे उदास मिलती और ठीक ढंग से बात भी ना करती। मेरी बहनें ऐसे मौके पर उससे चिढ़ जाती और कहती वे उसके यहाँ फिर ना आएंगी। मगर मुझे ऐसे अवसर पर मिस पॉल से ज़्यादा सहानुभूति होती। आखिरी बार जब मैं मिस पॉल के यहाँ गया, मैंने उसे बहुत ही उदास देखा था। मेरा इन दिनों अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था और मैं कई दिनों अस्पताल में रहकर आया था। मिस पॉल इन दिनों रोज़ अस्पताल में खबर पूछने आती रहती थी। बुआ अस्पताल में मेरे पास रहती थी, पर खाने पीने का सामान इकट्ठा करना उसके लिए मुश्किल था। मिस पॉल सुबह सुबह आकर
सब्जियां और दूध दे जाती। जिस दिन मैं उसके यहाँ गया उससे एक दिन पहले मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली और मैं अभी काफ़ी कमज़ोर था। फिर भी उसने मेरे लिए जो तकलीफ़ उठाई थी उसके लिए मैं उसे धन्यवाद देना चाहती थी। मिस पॉल ने दफ्तर से छुट्टी ले रखी थी और कमरा बंद किए अपने गद्दे पर लेटी थी। मुझे पता लगा कि शायद वह सुबह से नहाई भी नहीं। क्या बात है मिस पॉल, तबीयत तो ठीक है? मैंने पूछा। तबीयत ठीक है, उसने कहा, मगर मैं नौकरी छोड़ने की सोच रही हूँ। क्यों, कोई ख़ास बात हुई क्या? नहीं, ख़ास बात क्या होगी, बात बस इतनी ही है कि मैं ऐसे लोगों के बीच काम कर ही नहीं सकती। मैं सोच रही हूँ कि दूर के किसी खूबसूरत से पहाड़ी इलाके में चली जाऊँ और वहाँ रहकर संगीत और चित्रकला का ठीक से अभ्यास करूँ। मुझे लगता है मैं खामखा यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की ज़िंदगी जीने का आखिर मतलब क्या है। सुबह उठती हूँ, दफ्तर चली जाती हूँ, वहाँ 7-8 घंटे ख़राब करती हूँ, खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ। ये सारा का सारा सिलसिला मुझे बिल्कुल बेमानी सा लगता है। मैं सोचती हूँ कि मेरी ज़रूरतें ही कितनी हैं। मैं कहीं और जाकर एक छोटा सा कमरा या शेक ले लूँ तो थोड़ा सा ज़रूरत का सामान अपने पास रखकर 50, 60 या 100 रुपये में गुजारा कर सकती हूँ। यहाँ मैं जो 500 रुपये लेती हूँ ये 5 के 500 हर महीने खर्च हो जाते हैं। किस तरह खर्च हो जाते हैं ये खुद मेरी समझ में नहीं आता। पर अगर ज़िंदगी इसी तरह से चलती है तो क्यों खामखा दफ्तर आने जाने का भार ढोती हूँ। बाहर रहने में कम से कम अपनी स्वतंत्रता होगी। मेरे पास कुछ रुपए पहले के हैं, मुझे प्रोविडेंट फंड के मिल जाएंगे। इतनी एक छोटी सी जगह पर मेरा काफ़ी दिन गुजारा हो सकता है। मैं ऐसी जगह रहना चाहती हूँ जहाँ यहाँ की ही गंदगी ना हो, लोग इस तरह की छोटी हरकतें ना करते हों। ठीक से जीने के लिए इंसान को कम से कम इतना तो महसूस होना चाहिए कि उसके आसपास का वातावरण उजला और साफ़ है और एक मेंढक की तरह गंदले पानी में नहीं जी रहा है। मगर तुम ये कैसे कह सकती हो, जहाँ तुम जाकर रहोगी वहाँ हर रोज़ वैसी ही होगी जैसी तुम चाहती हो। मैं तो समझता हूँ कि इंसान जहाँ भी चला जाए अच्छी और बुरी तरह की चीज़ें उसे अपने आसपास मिलेंगी। तुम यहाँ के वातावरण से घबराकर कहीं और जाती हो तो यह कैसे कहा जा सकता है कि वहाँ का वातावरण भी तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे ख्याल से नौकरी छोड़ने के बाद तुम गलत सोचती हो। तुम यहीं रहो और अपना संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती रहो। लोग जैसी बातें करते हैं करने दो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।